वेलकम बैक टू आवर टीपीए लेक्चर सीरीज, जहां हमने थोड़ा सा अब तक इसके 2-3 लेक्चर्स करेंगे। एंड प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर कुछ सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 9 तक के जो टॉपिक्स है, जो सेक्शंस है, वो कवर किए। उसमें क्या प्रिंसिपल्स है, सारी चीजें। तो सबसे पहले 5 बात करता था, एक क्विक रिविजन के साथ आगे बढ़ते हैं 10 से आज। सबसे पहले 5 बात करता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है क्या, उसमें एसेंशियल्स बताए गए कि ट्रांसफर कैसे, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, तब जाके हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहेंगे। देन 6 बात करता है कि सब्जेक्ट मैटर ट्रांसफर का क्या हो सकता है, मतलब किन चीजों को ट्रांसफर किया जा सकता है, क्या ट्रांसफरेबल है, क्या नॉन ट्रांसफरेबल है, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। 7 बात करता है कॉम्पिटेंसी की। 8 बात करता है इफेक्ट्स क्या होंगे, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा। एंड 9 बात करता है मोड्स के बारे में। सो बेसिकली ये सारा ट्रांसफर जो है उसके बेसिक्स के बारे में बताया गया। 5 से लेके 9 ये सारे प्रिंसिपल्स फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं। 5 में बताया कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी है क्या, डेफिनेशन। 6 में बताया कि सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल। फिर 7 में बात करता है कि कॉम्पिटेंसी क्या होगी, मतलब कौन सी पार्टीज हैं जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी हो सकती हैं। 8 बात करता है कि उसका इफेक्ट क्या है। 9 बात करता है मोड्स क्या है ऑर्डर ट्रांसफर के बारे में। आज हमें 10 से शुरू करना है। सो सेक्शन 10 देखिए बात करता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन। अब ये तीनों टर्म्स पहले समझते हैं। कंडीशन मतलब कोई शर्त, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होता है वो कंडीशन की बात कर रहे हैं। रिस्ट्रेनिंग यानी रिस्ट्रेंट करना, यानी रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक है, रोकना। एलियनेशन यानी अलग होना, एलियनेट मतलब अलग करना, ठीक है। सो लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है, लॉ ये मान के चलता है कि प्रॉपर्टी जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए बल्कि एलियनेट होनी चाहिए। लॉ फेवर्स alienation and not accumulation. There's this principle that says law favors alienation and not accumulation. इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि कानून यानी सरकार सरकार भी चाहती है एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होना, एलियनेशन यानी अलग होना, ठीक है। तो सरकार भी चाहती है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी एक जगह इकट्ठी ना हो बल्कि एलियनेट होती रहे, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहे वो, ठीक है, ट्रांसफर उसका होता रहे, वो अलग होती रहे। एलियनेशन मतलब ट्रांसफर होना, उसका अलग होना। तो लॉ जो है वो एलियनेशन को फेवर करता है, एलियनेशन में प्रॉपर्टी पर, और एक्यूमुलेशन को नहीं करता है। बेसिक प्रिंसिपल ये हो गया। अब ये तीनों टर्म्स के मतलब हमें पता है, ठीक है। क्या रहा है, देखिए लंबा चौड़ा सा सेक्शन है। सेक्शन क्या कहना चाह रहा है कि प्रिंसिपल क्या है कि एनी कंडीशन दैट एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन्स द ट्रांसफरी from parting with or disposing of their interest in the property is void। मतलब क्या हुआ देखिए, पहले तो रिस्ट्रेंट दो तरीके हैं, ठीक है। रिस्ट्रेंट पहले देखिए दो तरीके के हो गए। रिस्ट्रेंट दो कौन सा हो गया, एब्सोल्यूट एंड पार्शियल। अब ये दो क्या हुआ, एब्सोल्यूट क्या है, पार्शियल क्या है। रिस्ट्रेंट यानी रोकना, ठीक है, प्रिवेंट करना। दो तरीके के रिस्ट्रेंट हो सकते हैं, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, पार्शियल रिस्ट्रेंट। एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरीके से रिस्ट्रेंट कर देना, टोटली, ठीक है। एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट मतलब कंप्लीट, टोटल रिस्ट्रेंट। और पार्शियल मतलब आधा, जो कंप्लीट नहीं है, आधा रिस्ट्रेंट, ठीक है। किस बारे में बात की जा रही है वो सेक्शन अभी हम पढ़ते हैं, पर रिस्ट्रेनिंग की लाइन पहले समझना। रिस्ट्रेंट यानी रोकना, प्रिवेंट करना। रिस्ट्रेंट दो तरीके का हो गया, एब्सोल्यूट एंड पार्शियल। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट रिस्ट्रेंट, पूरी तरीके से, होली। पार्शियल यानी आधा, जो कंप्लीट नहीं हो, ठीक है। अब ये सेक्शन क्या रहा है, देखिए सेक्शन कह ये रहा है कि ऐसे कंडीशंस, any condition that absolutely restrained the transferee from parting with or disposing of their interest in the property is void।
अब जैसे मान लीजिए एक इंसान है, ठीक है, इसने अपनी प्रॉपर्टी बी को बेची, ठीक है, यहां हुआ सेल, बी को सेल करा, ए जो है, ए है कौन, ए ट्रांसफरर है, और बी जो है वो ट्रांसफरी। ठीक है, ए जो है वो ट्रांसफरर है, बी जो है वो ट्रांसफरी, यानी ए प्रॉपर्टी दे रहा है, ए ने सेल किया, और परचेस कौन कर रहा है, बी, उसको ट्रांसफर हुआ। ठीक है, ये समझ पाया हमें। अब सेक्शन 10 क्या कह रहा है, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि ए से बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। सेक्शन 10 कहता है कि अगर इस, ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसे ही एलियनेशन कह रहे हैं, ठीक है, एलियनेशन मतलब भाई ट्रांसफर करना, अलग होना। तो सेक्शन कह रहा है अगर जब ट्रांसफरर से ट्रांसफरी के पास कोई प्रॉपर्टी जा रही है, कोई ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफरर से ट्रांसफरी के पास, और इस ट्रांसफर के साथ जो ट्रांसफरर है एक कंडीशन लगा देता है। कंडीशन कैसा लगाता है, कंडीशन ऐसा लगाता है कि तुम, मतलब बी, बी जो ट्रांसफरी है, अब तुम ये प्रॉपर्टी आगे, दो चीज हो सकती है कंडीशन, पहला ये कि किसी को नहीं बेच सकते, टू नो वन, ठीक है। अब आगे तुम ये प्रॉपर्टी, मैंने जो तुम्हें दी है, मैंने जो मेरी प्रॉपर्टी तुम्हें दी है, तुम अभी प्रॉपर्टी आगे किसी को नहीं दे सकते, एक ये केस हुआ पहला, आगे आप किसी को नहीं दे सकते हो, किसी को। दूसरा, मान लीजिए कह रहा है कि तुम एक्स और वाई और पी, इन तीनों को और इनकी फैमिलीज को नहीं दे सकते, नॉट देम, ठीक है, इनके अलावा किसी को भी, देखिए अदर देन, नो वन, किसी को नहीं दे सकते पहला, और ये कह रहा है दूसरा कंडीशन, अदर देन एक्स वाई एंड पी। दो तरीके की कंडीशन हो सकते हैं, ये मान लीजिए केस 1 और ये हो गया केस 2, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है हमें कि भाई एक ट्रांसफर हुआ, ए से बी के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, जिसमें जो ट्रांसफर कर रहा है वो ट्रांसफर है, जिसके पास ट्रांसफर हुआ वो ट्रांसफर ही है। अब इस सेल में ए जो है ट्रांसफर करने के साथ ही एक कंडीशन लगाता है, ट्रांसफर करने के बाद एक कंडीशन लगाता है, ट्रांसफर करने के बाद, उसके पहले नहीं। कंडीशन भी दो तरह के हैं, वो भी हम देखेंगे, पर इसके पहले ये समझ लेते हैं, फिर वो भी देखेंगे। ट्रांसफर करने के बाद ये कंडीशन लगाता है कि दो केसेस हो सकते हैं, मान लीजिए पहला, ठीक है, पहला सिनेरियो, कंडीशन ये है कि अब ये जो प्रॉपर्टी बी तुम्हें मिली है, तुम इस प्रॉपर्टी को आगे किसी को नहीं बेच सकते हो, टू नो वन, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे क्योंकि अब आगे ये किसी को नहीं दे सकता, कंडीशन क्या लगाया इसने कि अब आप किसी को नहीं दे सकते, तो यहां पे क्या हो रहा है, रिस्ट्रेन कर दिया, यानी रोक दिया गया, मना, रिस्ट्रेन मतलब क्या, मैंने कहा रोक देना, मना कर देना, यही हुआ। यहां पे क्योंकि कह रहा है टोटली अब आप किसी को नहीं दे सकते, ये हो गया एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन। जब आप टोटल तरीके से कंप्लीटली रिस्ट्रेट हो गए, अब आप किसी को नहीं दे सकते आगे, तो ये हो गया एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, मतलब एलियनेशन यानी ट्रांसफर, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन, कंडीशन रिस्ट्रेन कर रही है एलियनेशन को, ट्रांसफर को रिस्ट्रेन कर रही है, लेकिन जब एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट होगा, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट का क्या मतलब, अब आप किसी को नहीं दे सकते आगे, इस तरीके के कंडीशन जो है ये वॉइड हो जाती है। अगर किसी ट्रांसफर में ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी के साथ ये ट्रांसफर करने के बाद ये कंडीशन रखी, कंडीशन सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट यानी बाद में, लेटर, ठीक है, कंडीशन रखी कि आप किसी को आगे जो ट्रांसफरी, अब आप जो है आपको मेरी प्रॉपर्टी मिल गई, अब आप इस प्रॉपर्टी को आगे किसी को नहीं दे सकते, तो क्योंकि अब आप किसी को नहीं दे सकते तो ये एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट हो गया। तो जहां एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट होगा, ऐसे कंडीशन को, ये जो कंडीशन लगी किसी को नहीं दे सकते, इसने एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगाया, तो इस कंडीशन को वॉइड, ये कंडीशन जो है वॉइड हो जाएगी, ये कंडीशन को वॉइड कहते हैं, ये कंडीशन अब वॉइड हो गई, ठीक है।
इसका मत लेकिन कंडीशन तो वॉइड हो गई, मतलब ये कि अब इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इस कंडीशन का कोई वैल्यू नहीं है, विच मीन्स कंडीशन वॉइड हो गई। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट था तो कंडीशन वॉइड। ले इसका मतलब ये, लेकिन इसके साथ ही साथ ये ट्रांसफर जो है, कौन सा ट्रांसफर, ये ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी का ए से बी को हुआ है, ठीक है, ये ट्रांसफर वैलिड होगा। इस ट्रांसफर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा कि ट्रांसफर के साथ जुड़ी हुई कंडीशन थी तो ट्रांसफर भी क्या वॉइड हो जाएगा, नहीं, सिर्फ कंडीशन वॉइड होगी, लेकिन ट्रांसफर, ये वाला ट्रांसफर ए और बी के बीच, किसी थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, ए और बी के बीच का जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर वैलिड रहेगा और कंडीशन जो है ये वॉइड हो जाएगी। ठीक है, दूसरा सीन लेते हैं, ये तो तब था जबकि एब्सोल्यूट फ्री स्टेट हुआ, यानी कि इसलिए कह जाए कि अब आप किसी को नहीं दे सकते हो। दूसरा केस कंडीशन 2, दूसरे केस में क्या कह रहा है, ए ने कंडीशन तो लगाया, सब्सिक्वेंट कंडीशन लगाया, क्या कहा कि भाई एक्स वाई टी ये तीन और इनकी फैमिलीज को छोड़ के, इनके अलावा आप किसी को भी, दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, आप इन तीन की फैमिलीज को छोड़ दो, इनको नहीं दोगे, इन तीन को, इनकी फैमिलीज को, बाकी किसी को भी दे सकते हो अदर देन एक्स वाई पी। तो क्योंकि बहुत लोग हैं, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ने के लिए कहा गया है, तो कंडीशन कंप्लीट तो नहीं है, आप इनके अलावा किसी को बेचो, ये कह ही रहा है कि इनके अलावा आप जिसको उनके लिए बेचो, तो कंप्लीट ट्रांसफर होने से नहीं रोका गया है, सिर्फ कुछ लोगों को ट्रांसफर करने से रोका गया है। तो इस तरीके का रिस्ट्रेंट जो एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रेंट है, रोका गया है, रिस्ट्रेंट है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट क्या होता है, कंप्लीटली रोक लेता, जैसे इसमें क्या, अब आप किसी को आगे नहीं ट्रांसफर कर सकती, ये प्रॉपर्टी एलिएनेट नहीं हो सकती है अब कभी, तो ये वॉइड हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जब कंडीशन ऐसा हो कि कुछ लोगों को नहीं दे सकते, इनके अलावा आप किसी को दे सकते हो, ऐसे कंडीशन को इस केस में कह रहे हैं हम पार्शियल रिस्ट्रेंट। ये ऐसी कंडीशंस जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं, लेकिन पार्शियल, एब्सोल्युटली तो नहीं कर रहा है, मतलब कह रहे हैं ठीक है आप नहीं बेच सकते, लेकिन कुछ लोगों को, इनके अलावा आपको जिसको बेचना है प्रॉपर्टी उसको बेच सकते हो, तो ये पार्शियल, पार्शियल मतलब नॉट कंप्लीट, जो कंप्लीट नहीं है, जो एब्सोल्यूट नहीं है वो पार्शियल है, जो पार्शियल है वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्लियरली, एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरीके से, टोटल, होली, कंप्लीटली, पार्शियल मतलब नॉट कंप्लीट, नॉट होल, नॉट टोटल। तो जो एब्सोल्यूट नहीं है, जब पार्शियल रिस्ट्रेंट होगा, यहां पे इस तरीके के कंडीशन वैलिड होते हैं, ऐसे कंडीशंस वैलिड है, ट्रांसफर तो वैलिड है, ऑफ कोर्स ट्रांसफर तो यहां पे वैलिड है, और साथ ही साथ ये कंडीशन भी वैलिड होगा, क्योंकि भाई लॉ ये कहता है अच्छा ठीक है आपको तीन ही लोगों को उससे रोकने के लिए कहा गया ना, इनके अलावा तो आप किसी को कर दो, जिसको मन करे उसको कर दो, क्या है आप टी को करो, ए से लेकर जेड तक कितने लोग हैं पूरी दुनिया में, लाख करोड़ों लोग हैं, बिलियंस लोग हैं, आप उनको में से किसी को करो, सिर्फ तीन फैमिलीज को करने से तो मना किया गया है। तो जहां रिस्ट्रेंट पार्शियल है, कंप्लीटली नहीं है, वो कंडीशंस वैलिड होते हैं। ठीक है, सेक्शन 10 यही बात कर रहा है, सेक्शन 10 कह रहा है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन, एलियनेशन यानी ट्रांसफर, अलग होना, ठीक है, ऐसे कंडीशन जो ट्रांसफरी के पास, जो ट्रांसफरी के ऊपर लगाए गए हो, किसने लगाया है, ट्रांसफरर ने, ट्रांसफर के दौरान, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के दौरान ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी पे लगाए हो कि भाई ट्रांसफर के बाद सब्सिक्वेंटली, यानी लेटर, सब्सिक्वेंट यानी बाद में, ट्रांसफर के बाद आप इस प्रॉपर्टी को किसी को नहीं दे सकते, यानी कंडीशन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट का हो, अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट तो वो कंडीशंस वॉइड हो जाएंगे, पर ट्रांसफर, ये ट्रांसफर जो था ए और बी के बीच ये वैलिड होगा। लेकिन जहां रिस्ट्रेंट अगर पार्शियल है, ऐसा कंडीशन है जो कि पार्शियल रिस्ट्रेंट सिर्फ लगा रहा है, तो ये कंडीशन वैलिड होगा। ठीक है, यही बात कर रहा है ये सेक्शन। अब देखते हैं कि कंडीशन, जैसे मैंने कहा ये भी दो तरीके के होते हैं, सेक्शन तो ये कह रहा है, ठीक है, अब देखते हैं कंडीशन। जैसे मैंने कहा कंडीशन सब्सिक्वेंट, तो कंडीशन मतलब क्या, मतलब कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो लगाए जाते हैं वही कंडीशन है। कंडीशन दो तरीके के हो गए, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा सब्सिक्वेंट। अब ये प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट का मतलब पहले जो आए, ठीक है, सब्सिक्वेंट का मतलब जो बाद में आए। तो कंडीशन प्रेसिडेंट जब हम कहते हैं, तो कंडीशन प्रेसिडेंट का ये मतलब है कि भाई जो कंडीशन अगर ट्रांसफर के पहले लगाए गए हैं,
वो वैलिड होंगे। ठीक है, कंडीशन जो ट्रांसफर के पहले, जैसे अब मान लीजिए कि लगाया गया कि ट्रांसफर उसी इंसान को किया जाएगा जो कि, जैसे कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो क्या कंडीशन ही तो है एक तरीके के, अगर आप उसको मीट करोगे, उसको फुलफिल करोगे, तभी वो चीज कंप्लीट होगी। वैसे ही वो कंडीशन प्रेसिडेंट वही है कि भाई अगर मान लीजिए एक ही प्रॉपर्टी है, वो किसी सर्टेन एरिया में रह रहा है, उसने कंडीशन लगाया कि जो भी परचेजर आएगा वो उसी को बेचेगा जो एरिया के एक सर्टेन फिक्स से 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 500 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस में जो रहता है, उसके एरिया में जो रह रहा है, इतने में ये कंडीशन क्या है, प्रेसिडेंट है, मतलब इसके ट्रांसफर होने के पहले। अब जो अगर कोई इंसान आता है, मान लीजिए एम एक परचेसर आता है जो बाहर का है, इस गिवन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर पी एक इंसान है जो कि इसी रेडियस का है, इसी एरिया का है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, कंडीशन प्रेसिडेंट है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये कंडीशन, ये ट्रांसफर जो है ये पॉसिबल है। कंडीशन प्रेसिडेंट का बस ये मतलब होता है कि ट्रांसफर होने के पहले लगाया गया कंडीशन ये वैलिड होगा। कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात जब करते हैं, प्रेसिडेंट और दूसरा सब्सिक्वेंट, जब हम सब्सिक्वेंट की बात करते हैं, सेक्शन 10 के अंदर सिर्फ कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात की गई है। सेक्शन 10 कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में नहीं बात करता है। कंडीशन प्रेसिडेंट बहुत सिंपल सी चीज है, किसी भी चीज को होने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए भी दिया होता है कि ये सारी चीजें एलिजिबिलिटी है, या मान लीजिए अगर सेल करने के लिए है कि परचेजर जो है वो यहाँ रह रहा हो, या इस तरीके का इंसान हो, अगर ऐसा कुछ लगाया गया कंडीशन तो ही वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो वो वैलिड है। और सेक्शन 10 उस बारे में बात ही नहीं करता है। सेक्शन 10 सिर्फ और सिर्फ कंडीशन सब्सिक्वेंट में लगता है, मतलब बाद में आने वाले, यानी ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर के बाद कंडीशन लगाया गया। जैसे मैंने कहा, वही कह रहा है क्या कि आप कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब बाद में आने वाले, तो जैसे उस एग्जांपल में हमने देखा कि ट्रांसफर के बाद कंडीशन ये है कि अब आप ये प्रॉपर्टी आगे किसी को बेच नहीं सकते, ये कंडीशन सब्सिक्वेंट हुई। और क्या कर रहा है ये कंडीशन सब्सिक्वेंट, एक तो ट्रांसफर के बाद की बात कर रहा है, ठीक है, तो कंडीशन सब्सिक्वेंट पहला। दूसरा क्या रहा है कि अब आप किसी को बेच नहीं सकते, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगा रहा है ये। तो ऐसा जो जब कंडीशन सब्सिक्वेंट, ऐसे कंडीशंस जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगाए ये वॉइड हो जाएंगे, और बट वो ट्रांसफर जो है वो वैलिड होगा। देखिए कह रहा है एनी कंडीशन, कोई भी ऐसा कंडीशन दैट absolutely restrains the transferee, absolute restraint लगाता है from parting with or disposing of their interest in the property is void। कि भाई आप इसको एलियनेशन यानी अलग होना, पार्ट करना, मैंने कहा ट्रांसफर करना, बाद में इसे आप इससे अलग नहीं हो सकते, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो वो ऐसे कंडीशन वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन क्या है, ताकि प्रॉपर्टी का फ्री सर्कुलेशन हो सके। वरना जैसे मैंने कहा कि लॉ क्या करता है, लॉ प्रोमोट करता है सर्कुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एलियनेशन को फेवर करता है। अगर आप उसको रोक दोगे वहां पे कि नहीं भाई, अगर इस चीज को मान लीजिए ये वॉइड नहीं होता, ये वैलिड होती है, अगर ये वैलिड होता तो फिर क्या होता, वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए उसी के हाथ में रह जाती। इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 14 जो है बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की, ये सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी बाद में, तो हम देखेंगे यही चीज तो करना है कि फिर उसी के हाथ में रह जाएगा हमेशा। लेकिन लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि भैया ऐसा है, प्रॉपर्टी कलेक्ट नहीं हो सकती, एक्यूमुलेट नहीं बल्कि एलियनेट करना है, उस वो करो, आप एलियनेट करो। तो इसलिए ताकि प्रॉपर्टी फ्रीली सर्कुलेट होती रहे, वो आगे बढ़ती रहे, ट्रांसफर उसका होता रहे, एलियनेशन चलता रहे, इसलिए ये सेक्शन है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं, जैसे एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, मैंने कहा सबसे पहली चीज एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट। इफ अ कंडीशन टोटली टेक्स अवे द पावर ऑफ एलियनेशन द कंडीशन इज वॉइड। एलियनेट नहीं किया जा सकता एब्सोल्युटली, तब वॉइड हो जाएगा। लेकिन पार्शियल रिस्ट्रेंट, पार्शियल रिस्ट्रेंट है तो ये क्या है, वैलिड होते हैं ऐसे, आप किसी स्पेसिफिक इंसान को नहीं दे सकते। ठीक है, if a condition is void, condition is void तो मतलब क्या, absolute restraint की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिर भी the transfer remains valid, transfer फिर भी valid होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि भाई जो कंडीशन है सिर्फ वो void हो रही है, पर ट्रांसफर जो है वो वैलिड है।
ठीक है, तो हम इसके एसेंशियल देखेंगे। सबसे पहले क्या है, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, property is transferred subject to condition or limitation absolutely restraining the transferee or any person claiming under him from parting or disposing of his interest in the property। सबसे पहले क्या कर रहा है, कंडीशन, सब्सिक्वेंट, ठीक है, कंडीशन सब्सिक्वेंट। दूसरा क्या है, कंडीशन क्या कर रहा है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन कर रहा है, यही कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, कंडीशन वॉइड, लेकिन साथ ही साथ कंडीशन से वॉइड हो रहा है, ट्रांसफर वैलिड, कंडीशन वॉइड, ट्रांसफर वैलिड, ठीक है। The condition or limitation is void except in the case of a lease where the condition, यहां से देखिए एक्सेप्शन आ गया, ये पार्ट एक्सेप्शन की बात कर रहा है, एक्सेप्शन कभी समझते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल है। आई होप कि ये चीज समझ में आई हो। एक्सेप्शन क्या क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले तो लीज, लीज सबसे पहला एक्सेप्शन है। क्या कह रहा है, लेसर कैन रिस्ट्रिक्ट अ लेसी फ्रॉम सबलेटिंग और ट्रांसफरिंग द लीज होल्ड इंटरेस्ट। अब जिसके पास खुद लीज पे है, लीज क्या होता है, एक लंबे पीरियड के लिए किसी को, जिससे रेंट होता है, जैसे लीज पे लंबे पीरियड के लिए उसको दे दिया गया, ठीक है। तो अब लीज पे जो खुद लेसी है, जो दे रहा है वो लेसर, जिसको मिला है लीज में वो हो गया लेसी। तो जो खुद जिसे लीज में मिली हुई चीज प्रॉपर्टी है, अगर वो लीज पे है, वो उसे सबलेट नहीं कर सकता, फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो इसके पहले एक्सेप्शन लीज है, देखिए वही लिखा है, except in the case of lease where the condition is for the benefit of the lessor or those claiming under him। ठीक है, पहला एक्सेप्शन लीज हो गया। दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है, provided that property must be transferred to for the profit of a woman not being Hindu, Mohammedan or Buddhist, so that she shall not have power during her marriage to transfer or charge the same on her beneficial therein interest। दूसरे एक्सेप्शन में आती है मैरिड वुमेन। कौन सी वाली, देखिए, प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमन हु इज नॉट मुस्लिम, हिंदू और बुद्धिस्ट। प्राइमरीली किसके लिए आता है, कि देखिए हिंदू मुस्लिम बुद्धिस्ट में आ गया तो क्रिश्चियंस के लिए हो गया, क्रिश्चियनिटी के लिए हो गया, with the condition that she cannot alienate it during her marriage। ये भी इस चीज पे आया कि भाई ऐसी मैरिड वुमेन को दी गई प्रॉपर्टी किसके लिए, मेनली क्योंकि लिखा है हिंदू मुस्लिम दोनों चीजें इसमें आ गए, बुद्धिस्ट भी दिया, तो प्राइमरीली कौन आ गया, क्रिश्चियंस आ गए इसमें। ऐसी मैरिड वुमेन जो क्रिश्चियन है, जिनको कोई प्रॉपर्टी दी गई है, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी उन्हें ट्रांसफर की गई है तो वो उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि वो फर्दर इसे ट्रांसफर करें। प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमन, मैरिड वुमन, with a condition that she cannot alienate it during her marriage, की जब तक उसकी शादी है वो उसको, उस प्रॉपर्टी को फर्दर एलियनेट, फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकती है, ठीक है। दो एक्सेप्शन दे रखे हैं इस सेक्शन ने। पहला क्या था, भाई जिसके पास प्रॉपर्टी खुद लीज पे मिली हुई है वो उसकी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं ट्रांसफर की, कब बात करते हैं, हम बात करते हैं जब ओनरशिप है, जो ट्रांसफरर है उसके पास ओनरशिप है, तब वो ट्रांसफर कर रहा है। तो एक्सेप्शन में लीज आ गया कि भाई जब आपके पास खुद लीज पे है प्रॉपर्टी तो आप उसे फर्दर सबलेट ट्रांसफर कर नहीं सकते। दूसरा, मैरिड वुमेन के, क्रिश्चियन मैरिड वुमेन के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके बेनिफिट के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी उन्हें ट्रांसफर की गई है तो ये भी एक्सेप्शन में फॉल करेगा सेक्शन 10 के, कि जरूरी नहीं है वो मतलब अगर उन्हें ट्रांसफर की गई है तो उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि वो फर्दर किसी को ट्रांसफर ना करें, ये अलाउड है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सो आई होप कि ये समझ में आया। बेसिकली यही कह रहा है कि भाई किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है, ट्रांसफरी जो है
अगर ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी के ऊपर उस ट्रांसफर के बाद ये कंडीशन लगाया है, कंडीशन सब्सिक्वेंट की ऐसा है कि जो सब्जेक्ट मैटर, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, आप इसको एलिएनेट अब किसी को नहीं कर सकते हो, किसी को नहीं कर सकते। अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगाने वाला कंडीशन है तो ये कंडीशन वॉइड हो जाएगा और ट्रांसफर वैलिड। लेकिन यही रिस्ट्रेंट अगर पार्शियल है, अच्छा कुछ लोगों को, इस तरीके के लोगों को या इस एरिया में रहने वाले लोगों को ऐसा कुछ कंडीशन, कोई कंडीशन है तो उन या इस ग्रुप के लोगों को नहीं दोगे, ऐसे कोई भी पार्शियल रिस्ट्रेंट है अगर, तो वो रिस्ट्रेंट अलाउड है। भाई कोर्ट कहता है कि ठीक है तो इसी को मना करे ना, बाकी किसी को भेज दो, किसी और को भेज दो। यही सेक्शन 10 बात करता है। देखिए केस वेरी ओल्ड 1884 देख ही सकते हैं, रोशा वर्सेस रोशर। इस केस में क्या था, फादर गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू हिज सन विद द कंडीशन, प्रॉपर्टी गिफ्ट की सन को, ठीक है, कंडीशन क्या लगाया, that if the son wanted to sell it during his mother's lifetime he must first offer it to her for a fixed very low price, then though to then though the market value was, even though the market value was a high value, ठीक है। कोर्ट ने कहा क्या, that this was an absolute restraint requiring a sale at a massive undervalue is effectively preventing the owner from selling at all. The condition was declared void and the son could sell at market price। ठीक है, केस में क्या था कि भाई एक फादर ने बेटे को गिफ्ट की प्रॉपर्टी और साथ ही कहा कि ऐसा है कि आप इसे चाहो तो किसी और को दे सकते हो, अगर मदर की लाइफ टाइम में किसी को देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन देन आपको मार्केट वैल्यू से बहुत कम दाम पे देना होगा उसे। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि आपका ये कहना ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है, क्योंकि मार्केट वैल्यू से बहुत लेस है, आप देख सकते हो 1/5 प्राइस है, वो क्यों बेचेगा, क्यों बेचेगा 1/5 प्राइस पे। तो वो कोर्ट ने इसे वॉइड कहा, उसके बाद फिर कि ठीक है वॉइड हो तो आप किसी को भी बेच सकते हो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस है जिसमें बात की गई थी इसी चीज के बारे में, जो कि है मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदी बीबी। इस केस को भी लिख लीजिए, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास अब्बास बंदी बीबी। इस केस में कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है, वेयर द ट्रांसफरर द कंडीशन फॉर is not to transfer the property to stranger that is out of family, outside the family, it is a partial restraint, partial restraint and hence valid। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, जिस केस में कोर्ट ने अगेन पार्शियल रिस्ट्रेंट की बात की। कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, कंडीशन अगर ऐसा है कि भाई जो ट्रांसफर है वो सिर्फ आप स्ट्रेंजर्स को नहीं कर सकते हो, बाकी तो किसी को कर सकते हो आउटसाइड द फैमिली, स्ट्रेंजर्स को, किसी को जो कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हैं उसको नहीं करना है, उनके अलावा किसी को आप कर सकते हो, तो ये पार्शियल रिस्ट्रेंट है और इसलिए ये कंडीशन वैलिड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है इसका। दिस वाज सेक्शन 10। सेक्शन 10 समझ में आया। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 क्या कह रहा है, देखिए, रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। रेस्ट्रिक्शन हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, रोकना। रिपग्नेंट का क्या मतलब होता है, रिपग्नेंट मतलब कॉन्ट्ररी, उसके ऑपोजिट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग।
जब मान लीजिए दो राइट्स है, अगर ये टर्म आपने डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, ये टर्म रिपग्नेंट, रिपग्नेंट क्या मतलब होता है, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग, दो कॉन्ट्ररी, जैसे मान लीजिए दो राइट्स हैं जो आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है, जो अपोज्ड है एक दूसरे के, एक राइट कुछ और बात कर रहा है, एक राइट कुछ और बात कर रहा है, एक सेम सब्जेक्ट मैटर के बारे में, तो दोनों क्या है, दोनों रिपग्नेंट है आपस में, ठीक है, यानी दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है, दोनों कॉन्ट्ररी है। तो रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, सेक्शन 11 इस बारे में बात करता है कि इंटरेस्ट तो क्रिएट किया गया, ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएटेड, लेकिन उस पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है जो कि उस इंटरेस्ट के ऑपोजिट है, उसके कॉन्ट्ररी है। रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, जो रिस्ट्रिक्शन लगा है उसके, वो इंटरेस्ट के ही ऑपोजिट है। अभी हमने देखिए पढ़ा, when the property is transferred absolutely and any condition that restricts the transfer from enjoying that property in a specific way is void, ठीक है। ये सेक्शन क्या कह रहा है कि where on transfer of a property an interest there is created absolutely in favor of any person, but the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner, he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction। अब ये क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, देखिए कह रहा है क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। एब्सोल्यूट ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ, एब्सोल्यूट ट्रांसफर मतलब कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, सारे राइट्स, सारे इंटरेस्ट, सारे बेनिफिट, सारे इंसिडेंट्स जितने हैं सब ट्रांसफर हो गए, सारे पास ऑन किए हैं। सेक्शन 11 कह रहा है कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर हुआ है। अब इस एब्सोल्यूट ट्रांसफर के केस में क्या किया जा रहा है कि साथ ही साथ बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट, लेकिन टर्म्स जो बनाए गए हैं, मतलब जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर, लेकिन जो टर्म्स है वो कुछ ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट द इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड, जो कि ये बताते हैं ट्रांसफर के जो टर्म्स है वो इस तरीके से हैं, वो बताते हैं कि अब जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया उसको किस तरीके से इंजॉय करना है। It directs the manner in which the property, the interest has to be enjoyed or disposed of, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी को कैसे इंजॉय किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग डायरेक्शन है, मतलब एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, ठीक है, ट्रांसफर एब्सोल्यूट है, लेकिन साथ ही साथ डायरेक्शंस भी दिए गए हैं, अगर जो ट्रांसफर हुआ है उसमें ये डायरेक्शंस भी दिए गए हैं कि इसको किस तरीके से यूज करना है, कैसे इंजॉय करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no direction, तो ये माना जाएगा कि जो ट्रांसफरी है उसको कोई डायरेक्शन एक्चुअली दिए ही नहीं गए हैं, अगर अगर कब, जैसे क्या कह रहा है, पहली चीज एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, ठीक है, पहली चीज तो क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर। दूसरा कंडीशंस, कंडीशंस में डायरेक्शंस ऑफ enjoyment और enjoyment ऑफ इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन एक्चुअली नल हो जाएगा, वॉइड। अब ये क्या रहा है, देखिए ये कॉन्ट्ररी कैसे, फिर रिपग्नेंट कैसे हुआ, देखिए वेयर ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, बट द टर्म्स डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और एंजॉयड बाय हिम इन अ पर्टिकुलर मैनर। पहले तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर कह रहा है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर का मतलब ही हुआ कंप्लीटली पास ऑन हो गया, सारे राइट्स, सारा इंटरेस्ट, सारे बेनिफिट, सारे इंसिडेंट, सब कुछ ट्रांसफर हो गए। अब जब सब ट्रांसफर हो गया, सब कुछ ट्रांसफर के पास चला गया, तो आपका राइट ही क्या है उसके ऊपर, आपका राइट ही नहीं है, आपका कोई राइट बनता ही नहीं है ट्रांसफर का। उसके बाद फिर ट्रांसफर में ऐसे डायरेक्शन को इंक्लूड करना कि भाई ऐसा है, आप इसको इस तरीके से यूज करोगे या इसको डिस्पोज इस तरीके से करोगे, ये सारे कोई अगर डायरेक्शंस दिए गए हैं तो वो उस डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, वो नल हो जाएगा बिल्कुल। Any condition that restricts the transfer from enjoying that property in a specific way is void। उसमें कोई भी मैनर बताया गया है, अगर कोई डायरेक्शन साथ में दिए गए हैं, void हो जाएगा, ठीक है। If the ownership is absolute, the right to enjoy must also be absolute, clearly ना, इसीलिए repugnant क्या है, repugnant मैंने पहले बताया क्या, conflicting, contrary,
कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हुआ ना, पहली बात आप पहले ही कह रहे हो एब्सोल्यूट ट्रांसफर है, एब्सोल्यूट का मतलब ही हो गया कि ट्रांसफर का राइट अब खत्म हो गया, कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका है। तो जब आपका राइट ही खत्म हो गया तो आप फिर क्यों डायरेक्शंस दे रहे हो भाई, उसको जैसे डिस्पोज करना है, जिस तरीके से एंजॉय करना है, वो सारी चीजें वो ट्रांसफरी के हाथ में, ट्रांसफरी का कॉल है, वो उसकी मर्जी है, वो देख लेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि डायरेक्शंस रिपग्नेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड, इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, कैसा इंटरेस्ट है, एब्सोल्यूट है, और जो डायरेक्शन है वो उसके रिपग्नेंट ही हो जा रहा है क्योंकि एब्सोल्यूट हो गया, तो अब डायरेक्शन आप दे रहे हो कि इसको इस स्पेसिफिक मैनर में ही यूज करना है। क्यों क्यों, आपका तो कोई राइट ही नहीं बन रहा है, अब आपने एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दिया है, इसीलिए कह रहा है कि ऐसे डायरेक्शंस जो कि रिपग्नेंट है इंटरेस्ट के, कब, जबकि ट्रांसफर एब्सोल्यूट है, तो वो डायरेक्शंस वॉइड हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। The transfer remains valid, but the direction restrictive condition या direction कह लीजिए treated as if it never existed, मतलब void हो जाएगा। क्या क्या एसेंशियल है, देखिए सबसे पहले एब्सोल्यूट ट्रांसफर कह ही रहा है, सबसे पहले देखा कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर, सबसे पहले ये चीज कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो रही है, एब्सोल्युटली हो रही है। स्पेसिफिक डायरेक्शन, आप उसके एंजॉयमेंट के बारे में स्पेसिफिकली बता रहे हो कि मैनर सजेस्ट किया जा रहा है कि इस तरीके से हो जाएगा, देखिए ट्रांसफर इट कंटेन्स अ डायरेक्शन, द प्रॉपर्टी शैल बी एंजॉयड और अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर, उसके एंजॉयमेंट के उसके रिगार्डिंग आप स्पेसिफिक डायरेक्शंस दे रहे हो, और क्या है, इनकंसिस्टेंट, द डायरेक्शन इज inconsistent with the absolute nature of the ownership, exactly वही चीज है कि आप जब absolute transfer कर दिया तो वो तो उसके inconsistent ही हो गया ना, रिपग्नेंट का मतलब वही inconsistent, conflicting, inconsistent, ये सारी चीजें मतलब सबका सेम ही होगा। अब आते हैं इसके एक्सेप्शन, देखिए where any such direction has been made in respect of one piece of immovable property, when any such direction has been made in respect of one piece of immovable property for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property, nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transferor may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of breach thereof। अब देखिए ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन क्या कह रहा है, ये एक्सेप्शन ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि जो ट्रांसफरर है उसकी मान लीजिए दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये है और एक ये है, ये दो प्रॉपर्टीज दोनों एक ही है, ये भी एक है ये भी एक है, दोनों एक ही प्रॉपर्टी है। उसने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को एक्स को सेल कर दिया, ठीक है, एक्स को सेल कर दिया, यहां से गुजरता है रोड, ठीक है, तो अब यहां तक पहुंचने के लिए उसे रास्ता तो चाहिए ही, ये रास्ता उसे चाहिए ही, तो ये कह रहा है कि अगर ट्रांसफरर की दो प्रॉपर्टी है, ठीक है, दो प्रॉपर्टी है, दो वन पीस ऑफ इमूवेबल बॉडी, इसके इंजॉयमेंट के लिए, एक प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट के लिए अगर दूसरी प्रॉपर्टी, देखिए क्या कह रहा है, वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी, अगर तब मान लीजिए ये सेल कर दी, जैसे मैंने कहा कि एक ही दोनों प्रॉपर्टी थी, इसने इस प्लॉट को एक्स को बेच दिया, अब वो ट्रांसफर करते वक्त ये ऐसा डीड बनाया गया, इसमें कहा है कि भाई ऐसा है कि रास्ता मेरा रहेगा, ये हमेशा, ये रास्ता जो है हमेशा, ये हिस्सा जो है ये मेरा रहेगा, ठीक है, इसके अलावा आप पूरी प्रॉपर्टी करोगे लेकिन ये रास्ता को रोका नहीं जा सकता है। तो यही कह रहा है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये जो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन है ये हमेशा रहेगा, ये क्या होता है, ये रिपग्नेंसी इसमें इसमें नहीं देखी जाएगी कि मेरे की एब्सोल्यूट ट्रांसफर है तो मेरे जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट है, उसके इनकंसिस्टेंट है, नहीं, ये डायरेक्शन इसलिए दिया गया है ताकि इस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट किया जा सके, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, ये कह रहा है कि अगर अगर दो पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है,
एक के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए दूसरा जो है उसमें किसी तरीके की डायरेक्शन की जरूरत है, तो ये जो डायरेक्शन है ये वैलिड होगा, ये वॉइड नहीं होगा। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर इंजॉयमेंट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट से, उसके डिस्पोजल से, किसी चीज से रिलेटेड कोई डायरेक्शन अगर अटैच किया गया है तो ये वॉइड हो जाएगा। ट्रांसफर वैलिड है पर ये डायरेक्शन वॉइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन ये बात कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट प्रॉपर्टीज मान लीजिए और अगर एक के एंजॉयमेंट के लिए, के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए जरूरी है कि दूसरे को डायरेक्शन कुछ दिया जाए ट्रांसफरी को, तो ये ट्रांसफर के साथ ही ट्रांसफरी को कोई डायरेक्शन दिया जाए, दिस डायरेक्शन इज वैलिड, दिस इज नॉट वॉइड। एक्सेप्शन लेंगे, इफ द ट्रांसफरर ओन्स एन adjoining piece of land, जैसे मैंने कहा दो है एडजेसेंट प्रॉपर्टी है, they can impose a restriction on the transferred land if it is for the benefit of their remaining property। देखिए जैसे एग्जांपल, विद्याल सेल यू प्लॉट ए बट यू कांट बिल्ड अ स्ट्रक्चर हायर देन 2 फ्लोर्स सो दैट माय हाउस ऑन प्लॉट बी कंटिन्यूज टू रिसीव सनलाइट। ये क्या है, ये वैलिड है, ये गलत नहीं है। यहाँ पे जैसे कह रहा है कि भाई ऐसा है कि आप पूरा यूज करो, घर बनाओ, लेकिन ये हिस्सा छोड़ो, यहाँ मेरा रास्ता है, ये वैलिड है, ये डायरेक्शन है। ये कह रहा है कि ऐसा है कि आप बिल्डिंग बना लो, 2 फ्लोर से ऊंची मत बनाना सो दैट मेरे घर में एटलीस्ट सनलाइट आए, ये वैलिड है। तो अगर ये डायरेक्शन दूसरे प्रॉपर्टी के, दूसरे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके एंजॉयमेंट के लिए जरूरी है तो वो वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर रिपग्नेंट है, यहाँ ऐसा है कि ये रास्ता है और एक इधर से भी रास्ता है, ऐसे भी रोड है जिससे जाया जा सकता है, सेम ही है, तो यहाँ से आप रास्ता कर लो, फिर ये जो अननेसेसरी जो कंडीशन डायरेक्शन लगाया गया है ये क्या हो जाएगा, ये रिपग्नेंट हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है, यही दो सेक्शन थे। सेक्शन 10 क्या कह रहा है, सेक्शन 10 कह रहा है, देखिए दोनों को रिलेटेड ही हो गए। इसमें रिस्ट्रेनिंग कंडीशंस की बात कर रहा है, इसमें डायरेक्शंस की बात कर रहा है, रिस्ट्रेनिंग डायरेक्शंस की। ये कह रहा है, सेक्शन 10 कह रहा है कि अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट करने वाले कंडीशंस लगाए गए हैं तो वो पर से वॉइड हो जाएंगे, ट्रांसफर वैलिड होगा। 11 कह रहा है कि अगर ऐसे डायरेक्शन दिए गए हैं ट्रांसफर के साथ जो कि प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए या जो भी ट्रांसफर है उसके, चलो उसको डिस्पोजल ही अगर करना है, उसके साथ वो इनकंसिस्टेंट है, वो जो डायरेक्शन दिए गए हैं वो इनकंसिस्टेंट है। अब जैसे कोई लैंड है, लैंड सेल ऑफ किया, मान लीजिए ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड ए का था, इसने जी को बेच दिया, ये ठीक है, ये सेल कर दिया। अब इस डायरेक्शन के, ये जो सेल किया इस डायरेक्शन के साथ क्या कि भाई यहाँ जो भी आ, इस चीज पे आप कभी भी इसमें जो भी फ्रूट्स आएंगे, इस चीज को आप कभी भी जब जब जो भी फ्रूट्स आएंगे, जो गार्डन आप लगाओगे, मान लीजिए अगर आप फ्रूट लगा रहे हो, इस प्लॉट पे ऑलरेडी बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ है, बहुत सारे, ठीक है, इन फ्रूट्स को आप कभी भी मार्केट में जाके बेचोगे नहीं। इस तरीके के जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, अगर ये जो है, तो ये सारी चीजें जो है ये इसके प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के अगेंस्ट रहेगा नहीं है, भाई मेरा प्लॉट है, अब मेरी मर्जी है, आप कौन हो तो मुझे डायरेक्शन देने वाले। तो ये इस तरीके के जो कंडीशंस हैं, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे इंटरेस्ट के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो है ये वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही कह रहा है एक्सेप्शन, एक कार्व आउट किया हुआ है, और एक्सेप्शन ये कह रहा है कि अगर दो एडजॉइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, दोनों ट्रांसफरर की ही हैं, और उसने किसी को बेच दिया, एक उसमें से एक जो प्रॉपर्टी थी उसने ट्रांसफरी को बेच दी, अब दूसरे जो पीस ऑफ प्रॉपर्टी है उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, उसके एंजॉयमेंट के लिए जरूरी है कि भाई जो ट्रांसफरी है उसे ट्रांसफर के साथ ही कोई कंडीशंस दिए जाए, कोई डायरेक्शंस दिए जाए, तो वहां पे वो डायरेक्शंस वैलिड होंगे, ठीक है। इसका एक केस है टर्क वर्सेस बुक से। इस केस में कहा गया
देखिए ये इस केस में कहा गया, टैल्को वर्सेस मोक्से में कहा गया, वेयर एनी डायरेक्शन हैज बीन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ वन इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में कोई डायरेक्शन दिया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी, किसी दूसरी उसी उसी ट्रांसफरर की दूसरी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए, तो वहां पे क्या है, वहां पे जो डायरेक्शंस होंगे वो इन्फोर्सेबल है, वो वैलिड होंगे, ठीक है, एक्सेप्शन से है ये चीज। नाउ सेक्शन 12, ठीक है, तो 10 और 11 जो था वो दोनों सेक्शंस एक ही जैसे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, 10 में कहा कंडीशन के बारे में, एब्सोल्युटली स्टेट करने वाली कंडीशंस वॉइड, 11 कह रहा है कि रिपग्नेंट डायरेक्शंस ट्रांसफर के साथ है तो वो वॉइड। अब आते हैं 12 पे, 12 क्या कह रहा है, देखिए, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलियनेशन, ये क्या है, देखिए, when a property is transferred subject to a condition that the transferee's interest will terminate if they become insolvent or try to sell it, that condition is void। यहाँ पे कंडीशन की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, वहां पे जैसे 10 में भी कह रहा था कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट की बात कर रही थी, यहाँ पे दूसरी चीज कह रही है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ठीक है, कंडीशन साथ में क्या लगाया कि भाई ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो वापस मेरे पास आ जाएगी, विल रिटर्न, रिटर्न हो जाएगी मेरे पास, अगर आप इस कंडीशन के साथ कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो जिस मोमेंट वो इंसॉल्वेंट होगा, अगर ऐसा कंडीशन लगाता है कि जिस मोमेंट आप इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो वो प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी, या अगर इसे सेल आउट करने की कोशिश करें, बिकम इंसॉल्वेंट और ट्राई टू सेल इट, ट्राई टू सेल इट वाला क्या हो गया, या तो बेचने की कोशिश की, यानी एलियनेट करने की कोशिश की, या इंसॉल्वेंट हो गए, अगर इसे बेचने की कोशिश की या इंसॉल्वेंट हो गए तो वो प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी, जो ट्रांसफरी का इंटरेस्ट है उसमें वो उसी मोमेंट से खत्म हो जाएगा उस प्रॉपर्टी में। ऐसा कोई कंडीशन अगर ट्रांसफरर लगा रहा है तो ये कंडीशन क्या है, वॉइड है, ये कंडीशंस वैलिड नहीं है, ये कंडीशन जो है ये वॉइड है। देखिए क्या कह रहा है, वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड subject to a condition or limitation making any interest therein reserved or given to for the benefit of any person to seize on his becoming insolvent or endeavoring to transfer or dispose of the same, such condition is void। क्या कह रहा है, कंडीशन क्या किन से लगाई गई है, पहला कि टर्मिनेशन किन चीजों पे, किन दो कंडीशन के बेसिस पे, ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ट्रांसफरी, ठीक है, जैसे ही ट्रांसफरी इंसॉल्वेंट होगा उसका राइट खत्म हो जाएगा उसमें से इंटरेस्ट, और दूसरा ट्राई टू ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, या तो इंसॉल्वेंट हो जाए
या अगर उसे बेचने की कोशिश भी करता है तो वहां से उसका राइट खत्म हो जाएगा। अब देखिए, यू मे कनेक्ट दिस पार्ट, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है कि जहां क्या कह रहा है, और एंडेवरिंग टू ट्रांसफर ऑफ डिस्पोज ऑफ द सेम, जहां डिस्पोज ऑफ करने के लिए या ट्रांसफर करने की कोशिश भी करी, ये सेक्शन 10 से रिलेट नहीं कर गया? ये पोर्शन जो है ये सेक्शन 10 से रिलेट नहीं कर गया? सेक्शन 10 भी क्या कह रहा था कि भाई वो कंडीशन लगाता है कि आप किसी को एलियनेट नहीं कर सकते, आगे किसी को बांट नहीं सकते, इसी कंडीशन की है भी तो वही हुआ कि आप किसी को आगे बेच नहीं सकते, आपने कोशिश भी करी। कंडीशन ये है कि जिस मोमेंट आपने अगर कोशिश कर दी वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा आपका राइट। तो ये कनेक्टेड हो गई ये सेक्शंस। सेक्शन 10 में भाई बात में ये बात कह दी गई, सब कंडीशन ही लगाएगा कि आप बेच नहीं सकते। यहाँ पे कंडीशन लगाएगी कोशिश भी करी बेचने की, अगर ट्रांसफर करने की जैसे ही कोशिश की आपने, प्रॉपर्टी पे आपका इंटरेस्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो ये भी वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्सेप्शन में रिलीज रखा गया है। क्यों? अगेन क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं, वो वहां पे तो जो लेसर है उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द ट्रांसफर इटसेल्फ रिमेन्स वैलिड बट द कंडीशन इग्नोर्ड बाय लॉ। अगेन वही सेम चीज जैसे हमने 10 में पढ़ा कि भाई 10 में 11 में कि ट्रांसफर वैलिड रहेगा लेकिन कंडीशन जो है वो वॉइड हो जाती है। डिटर्मिनेबल इंटरेस्ट मतलब an interest in property that ends automatically upon the happening of specific event। इस ऐसे इंटरेस्ट को डिटर्मिनेबल इंटरेस्ट कह रहा है, मतलब ये चीज होगी तो ऑटोमेटिकली आपका खत्म हो जाएगा राइट। वही चीज तो कह रहा है ये एक इंटरेस्ट, इसीलिए डिटर्मिनेबल टर्म यूज किया गया कि भाई दो कंडीशंस दे रखे हैं, या तो पहली इंसॉल्वेंसी या दूसरा आपका किसी को ट्रांसफर करने की कोशिश करना प्रॉपर्टी का। अगर इन दोनों में से कुछ भी हुआ, द मोमेंट इट हैपेंस उस मोमेंट से ऑटोमेटिकली आपका इफेक्ट, आपका इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में खत्म हो जाएगा। क्या? इंसॉल्वेंसी और दूसरा एलियनेशन, ठीक है। ये कंडीशन क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। ये सेक्शन बहुत ही इसका बिल्कुल सेक्शन 10 की तरफ, देखिए 10 11 12 ये सब लगभग एक ही जैसे सेक्शन है। सेक्शन एक समझ में आ जाएगा तो सारा 10 में बस कहते हैं कि भाई कंडीशन जो है वो अगर है कि एलिनेट नहीं किया जा सकता, तो उसमें कॉन्सेप्ट को समझाया सेक्शन 10 में। देखिए 10 में और 12 में लगभग एक ही बात कही गई है। 10 में कॉन्सेप्ट समझा रहा है कि क्योंकि सब ऐसे कंडीशन को वो क्या कर रहा है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगा रहा है एलिनेशन पे, इसलिए वॉइड है, ठीक है। 13 12 में उसी बात को शॉर्ट में कह दिया गया कि भाई दो कंडीशन है, पहली तो इंसॉल्वेंसी जो नया ऐड किया, या दूसरा कि एलियनेट नहीं कर सकते, अगर ऐसा भी कंडीशन है तो ये 10 वाला सीधे चला गया, तो वहां पे ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेबल इंटरेस्ट, ऑटोमेटिकली उस मोमेंट से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा। नाउ कम सेक्शन 13। नाउ ये तीनों चीजें जो थी वो एक साथ एक जैसे कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। अब सेक्शन 13 पढ़ने के लिए, सेक्शन 13 जब हम स्टार्ट करते हैं ये लगभग एक जैसे कॉन्सेप्ट थे 10 से 20। 13 जब हम पढ़ेंगे, 13 14 19 ये सब आपस में कोरिलेटेड है, 20 ये सारे एक जैसे, सब सब कोरिलेटेड सेक्शंस हैं। तो 13 क्या कह रहा है, ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, ठीक है। ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ, देखिए इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जब इसको पढ़ेंगे अभी ये सेक्शन 19 सेक्शन 20 ये सब सब एक ही जैसा लगभग है, थोड़ी बहुत चीज समझ में आ जाएंगी, सब कोरिलेटेड है। जैसे ये एक मान लीजिए ये ग्रैंडफादर है, ठीक है। नाउ द ग्रैंडफादर वांट्स कि जो मेरे बेटे का बेटा होगा, जो मेरे बेटे का बेटा होगा मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे देनी है, करेक्ट। लेकिन अभी बेटे का बेटा हुआ ही नहीं है, से द सन इज नॉट येट इवन मैरिड, या अगर इवन इफ ही इज मैरिड ही इज नॉट हैविंग एनी इशू येट, ठीक है। तो अभी ये तो हो गए ग्रैंडफादर। अब बी जो है ये है इनका बेटा, क्योंकि मान लिया कि या तो मैरिड नहीं है, या चलिए अगर मैरिड है भी तो अभी इश्यूलेस है, उसको अभी कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। बट द ग्रैंडफादर वांट्स कि इसके बेटे को सारी प्रॉपर्टी दी जाए। नाउ यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि इसके बेटे को अज्यूम कर लेते हैं जब होगा वो सी है अगर, ठीक है। या क्योंकि अनबॉर्न पर्सन लिखा है तो यूपी लिखते हैं, अनबॉर्न पर्सन यूबीपी, ये बेटा है अनबॉर्न पर्सन, ठीक है। ग्रैंडफादर क्या चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी इनके पास जाए, ग्रैंडफादर यही चाहता है, लेकिन अभी तो ये बच्चा जन्म भी नहीं लिया है,
टीपीए में हमने डे 1 में ये चीज पढ़ी कि ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन लिविंग पर्सन। अब क्योंकि ये पर्सन अभी लिविंग है ही नहीं, अभी ये आया ही नहीं है दुनिया में, तो इसको ट्रांसफर कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। लेकिन ग्रैंडफादर वांट्स टू डू दिस। नाउ व्हाट टू डू, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ये 13 19 सबके लिए आ जाएगा, समवट 14 20 सबके लिए सारी चीज हो जाएगी। तो अब ग्रैंडफादर चाहते हैं अनबॉर्न चाइल्ड को देना, लेकिन क्योंकि वो चाइल्ड अभी अनबॉर्न है, अभी वो लिविंग पर्सन है नहीं, तो यहाँ पे कैसे होता है देखिए, ये क्या होगा, यहाँ पे ग्रैंडफादर अपने बेटे को सारी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं देंगे पर एक इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा, इसे कहते हैं, इस इंटरेस्ट को कहते हैं प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। प्रायर लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे लिविंग पर्सन में, एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है लिविंग पर्सन में जिसे कहते हैं प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। सेकेंड, चलिए यहाँ पे लिख देता है, ये हो गए ग्रैंडफादर, ये हो गए फादर, ठीक है। अब ये है अनबॉर्न चाइल्ड जिसमें इंटरेस्ट आना है, पर उसको प्रॉपर्टी कैसे दी जा सकती है, वो अभी लिविंग पर्सन है ही नहीं। तो नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंस, वही लिखा है ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, किसी अनबॉर्न पर्सन के लिए ट्रांसफर करना है तो कैसे किया जाएगा, उसके बेनिफिट के लिए किसी लिविंग पर्सन में, जिस पर्सन को, मतलब जो ट्रांसफरर है, ग्रैंडफादर जो है कौन हो गया, वो ट्रांसफरर हो गया, ठीक है। यहाँ ट्रांसफरर क्या करता है, अब अपने बाद किसी में एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है जिसे कहते हैं प्रायर लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है जिसे कहते हैं, जिसका नाम हुआ प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या है, ये इसलिए किया जाता है, अब नाम है इसका क्या, प्रायर, प्रायर मतलब पहले, लाइफ इंटरेस्ट यानी इसकी पूरी जिंदगी के लिए, आप जितनी भी लाइफ होगी यानी बी जितने साल तक जिंदा रहेगा उतने साल तक इस प्रॉपर्टी का इसके इंटरेस्ट के लिए रहेगी, ठीक है। ये इंटरेस्ट इसी के पास रहेगा। अब ये जो है ये क्या होता है, अनबॉर्न चाइल्ड के लिए कैसे किया जाता है कि अब लाइफ इंटरेस्ट इसमें क्रिएट किया गया, इसके लाइफ के बाद, क्योंकि नाम ही है लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है। अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जानी इसको है, लेकिन क्योंकि अब ये था ही नहीं एग्जिस्टेंस में, जब एग्जिस्टेंस में नहीं है तो कैसे इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। तो द मोमेंट दिस चाइल्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, जिस मोमेंट ये जन्म लेता है उस मोमेंट ये इंटरेस्ट, जो लाइफ इंटरेस्ट इस पर्सन के पास है, बी के पास है, यहाँ कहते हैं कि ये इंटरेस्ट जो है वो इसके पास एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट। जिस मोमेंट ये अनबॉर्न चाइल्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगा, मतलब जैसे ही जन्म लेगा ये इंटरेस्ट इसमें वेस्ट कर जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट इसके पास आ जाएगा। अब यहाँ क्या होता है कि क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया अनबॉर्न चाइल्ड के पास, अब है तो भाई इंटरेस्ट पूरा का पूरा फादर के पास, बी के पास है। यहाँ पे क्या होता है इसके पास पूरा लाइफ इंटरेस्ट, तो ये प्रॉपर्टी जब तक ये पर्सन बी जिंदा है पूरी जिंदगी लाइफ इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट पूरा इसी के पास रहेगा। द डे बी डाइज, बी के मरने के बाद, बी के मरने के बाद प्रॉपर्टी अनबॉर्न चाइल्ड के पास यानी ये जो यूबीपी है इसके पास चली जाएगी। मतलब बेसिकली ये है, देखिए अलग अलग स्टेजेस है। पहला स्टेज एक इंटरेस्ट क्रिएट करना, उस इंटरेस्ट हमें, क्योंकि सिंपल सी चीज है तो कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो कोरिलेट करने के लिए है, हमने सबसे पहले पढ़ा
कि टीपीए में जो ट्रांसफर हो रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट करने का क्या मतलब है? इंटरेस्ट क्रिएट करना मतलब ट्रांसफर करना, ठीक है। तो टीपीए के अंदर जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो सिर्फ लिविंग पर्सन के बीच में हो रहा है। हमने देखा इंटर विवोस सिर्फ लिविंग पर्सन के बीच ट्रांसफर हो रहा है। अब अनबोर्न चाइल्ड एग्जिस्टेंस में है नहीं, वो लिविंग तो है नहीं, उसके लिए कैसे ट्रांसफर किया जाए? लेकिन भाई ग्रैंडफादर को चाहिए कि नहीं नहीं हम तो सब कुछ अपने ग्रैंडसन को ही देंगे, तो अब कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि भाई जब तक ये इंसान जिंदा है, जब तक उनका सन रहेगा, मतलब बी, जब तक वो जिंदा है तब तक वो प्रॉपर्टी उसके पास रहेगी। मालिक नहीं हुआ, मालिक नहीं है बी, जिसके पास लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो मालिक नहीं है, वो ट्रांसफरी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, सिर्फ उसके पास है प्रॉपर्टी, सिर्फ वो देख रहा है उसको, सिर्फ पोजेशन में है उसके। लेकिन द मोमेंट द मोमेंट दिस पर्सन डाइज, जो लिविंग पर्सन है जिसमें लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, द मोमेंट दैट पर्सन डाइज, ये अब जिस मोमेंट ये मरेगा, अब मान लीजिए अगर उस वक्त तक ये जो एक अनबॉर्न चाइल्ड है वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है, ठीक है, एग्जिस्टेंस में जब आ चुका है तो इसके मरते ही सारी प्रॉपर्टी इसके पास चली जाएगी। देखिए दो तीन सिनेरियोज हैं, इसको ऐसे समझते हैं। ये हो गए ग्रैंडफादर, ऐसे ग्रैंडफादर, फादर, अनबॉर्न पर्सन, ठीक है। अब ग्रैंडफादर देना चाहते हैं अनबॉर्न पर्सन को, लेकिन वो अभी अनबॉर्न है तो यहाँ हो नहीं सकता। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया कि यहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट, एलआई इज प्रायर लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है, किसमें क्रिएट किया? फादर में। अब क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? पहला पहला केस क्या हो सकता है? लाइफ इंटरेस्ट का मतलब है कि भाई जब तक ये फादर जिंदा है उनकी पूरी लाइफ के लिए उनके पास इंटरेस्ट है, ठीक है। और लाइफ इंटरेस्ट का सिर्फ ये मतलब नहीं कि प्रॉपर्टी की देख रेख कर रहे हैं, पोजीशन उनके पास है, उससे वो पूरा इंजॉयमेंट लेंगे, मतलब उससे जो बेनिफिट्स आ रहे हैं, जो भी सारी चीजें, सब कुछ, सब इंजॉयमेंट, पूरा प्रॉपर्टी का, बस ट्रांसफर ही वो नहीं है, बस वो मालिक नहीं है, वो उनको दिया नहीं गया है पूरा इंजॉयमेंट, इसीलिए लाइफ इंटरेस्ट कह रहे हैं। इंटरेस्ट क्रिएट किया गया मतलब फुल एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, दिस पर्सन एफ can have full enjoyment of the property, but the person is still not the person to whom the property is transferred. The interest has only been created in him. एक लिविंग पर्सन में इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, ठीक है, ये पर्सन इस प्रॉपर्टी का पूरा एंजॉयमेंट लेगा, लेकिन वो जो इंटेंडेड ट्रांसफरी है ये वो नहीं है। पहला केस क्या हो सकता है? एफ यानी फादर डाइड इशूलेस, इशूलेस मतलब बिना किसी बच्चे के, ठीक है। पहला केस ये जो पर्सन था ये बिना किसी बच्चे के मर गया। दूसरा केस, दूसरा केस क्या? पहला केस जो है कि जब कोई बिना बच्चे के, अगर इसकी डेथ हो गई, एफ एक्सपायर्ड विदाउट एनी चाइल्ड, मतलब एफ डाइज इशूलेस मतलब बिना बच्चे के ही डेथ हो गई, इसके बिना बच्चे के ही मर गया। तो जब अगर बिना बच्चे के ही वो मर गया तो ये इंटरेस्ट जो एफ में क्रिएट किया गया था ये वापस ग्रैंडफादर के पास आ जाएगा, ठीक है, वापस। अब क्योंकि होना क्या था कि भाई उनके डेथ के बाद जो बच्चा रहेगा उसके पास वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई बच्चा है नहीं, तो ये पहले केस में वापस चला जाएगा। ये पहला केस, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या होता है कि भाई अब जब फादर के पास ट्रांसफर कर दिया गया, इसके बाद आफ्टर सम इयर्स से 7 इयर्स एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, यूबीपी जो है ये बच्चा जन्म लेता है। आफ्टर 7 इयर्स या 8 इयर्स यूबीपी इज बॉर्न। अब जिस मोमेंट ये जन्म लेगा, जिस मोमेंट ये जन्म लेगा उसी मोमेंट से प्रॉपर्टी इसके पास क्या हो जाएगी? ये इसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाएंगे। मतलब द मोमेंट, ये सेकंड वाला है वेस्टेड इंटरेस्ट, इस प्रॉपर्टी का वेस्टेड
इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा इस चाइल्ड में। जब बच्चा जिस मोमेंट जन्म लेता है, जिस मोमेंट एग्जिस्टेंस में आया, मतलब लिविंग पर्सन हो गया, ठीक है, जिस मोमेंट लिविंग पर्सन हुआ उसी मोमेंट वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा। अब ये वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 में। फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी उसे नहीं मिली है अभी, मैंने सिर्फ कहा कि इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा। प्रॉपर्टी उसे कब मिलेगी, क्योंकि इसके पास लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था। तो थर्ड केस, नाउ अब एफ डाइज आफ्टर 20 years with a child of 12 years, ठीक है, 8 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ था और 20 साल बाद इसकी डेथ हो गई, तो मतलब 12 साल का बच्चा है तब इसकी डेथ हुई। तो इस केस में यहाँ पे क्या है कि 12 साल का बच्चा, जब 12 साल का ये बच्चा है तब फादर की डेथ हो गई, तो 12 साल में ये सारी प्रॉपर्टी इसके पास आ जाएगी। अब थर्ड केस में ये पूरी प्रॉपर्टी इसके पास आ जाएगी, जब क्योंकि क्या था, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, मतलब उसकी पूरी जिंदगी के लिए। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर कब होगा उससे अनबॉर्न चाइल्ड में, उसकी पूरी जिंदगी के बाद, उसकी पूरी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा अनबॉर्न चाइल्ड में द मोमेंट द चाइल्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जिस मोमेंट वो बच्चे में एग्जिस्टेंस में आता है, द चाइल्ड इज बॉर्न, वेस्टेड इंटरेस्ट उसके पास हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली ट्रांसफर नहीं होगी। प्रॉपर्टी प्रैक्टिकली ट्रांसफर कब होगी, व्हेन एफ डाइज। प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है, प्रैक्टिकल सिनेरियो ये कह रहा है कि भाई जब फादर की डेथ होगी उसके बाद उसे प्रॉपर्टी जाके मिलेगी। वेस्टेड इंटरेस्ट उसका था, लाइफ इंटरेस्ट मतलब पूरी जिंदगी के लिए, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट मतलब जब अनबोर्न चाइल्ड इसको ट्रांसफर करना है उसके पहले, तो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट यानी उसकी जिंदगी के लिए इंटरेस्ट क्या क्रिएट किया गया। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि वो पूरे प्रॉपर्टी से हर तरीके का एंजॉयमेंट कर सकता है वो, लेकिन सारा एंजॉयमेंट वो कर सकता है, लेकिन क्या है कि भाई सिर्फ उसके पास वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो सब तरीके के एंजॉयमेंट सब कुछ वो कर सकता है, लेकिन बस उसके पास प्रॉपर्टी है, वो उसका मालिक नहीं हुआ। जिस मोमेंट ये पर्सन मरेगा, जिस मोमेंट द पर्सन डाइज, जिसके पास लाइफ इंटरेस्ट था, उसके बाद जो अनबॉर्न चाइल्ड है जितने भी साल का है वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। वो प्रॉपर्टी एक्चुअली उसको तब ट्रांसफर होगी, लेकिन उससे पहले जिस जिस समय वो बच्चा जन्म लेता है वेस्टेड इंटरेस्ट उसका उसी मोमेंट से हो जाता है उसमें। प्लीज अंडरस्टैंड दीज सिनेरियो। इसीलिए मैंने अलग अलग केसेस करके समझाया कि पहले केस की कोई बच्चा है ही नहीं, अगर जब कोई बच्चा है ही नहीं तो ये प्रॉपर्टी वापस लौट जाएगी। जब बच्चा है ही नहीं और वो पर्सन मर गया जिसमें लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, तो उसने जिंदगी भर उसका एंजॉयमेंट लिया, लेकिन अब कोई बच्चा नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर वो मर जाएगा। अब यहाँ क्या होता है, जो कि एक्चुअल ट्रांसफर है, मतलब जो ओनर है वो कितना भी प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, वो इसके बाद हो सकता है किसी और को दे दे। अब एफ की डेथ हो गई, कोई बच्चा नहीं था, तो फिर प्रॉपर्टी इसके पास चली गई, ये किसी और में फिर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा कि उसके बच्चे के लिए, या ये जो जी है ये हो सकता है दो लोग में करें, एक उनका भाई है मान लीजिए बी, उसके बाद फिर अपने बेटे पे, पहले भाई पे करता है जो कि 5 साल छोटा है, इसके बाद फिर अपने सन एस पे करता है कि भाई इसके बाद अगर ये मर गया तो फिर ये मर गया, तो फिर इस फाइनली जो भी अनबॉर्न चाइल्ड है उसके पास दो लोगों में भी कितने भी नंबर ऑफ पीपल में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई अब भाई है वो 5 साल छोटा है, उसकी पहले डेथ हो गई, फिर उसके बाद उसको बेटा पूरा एंजॉय करेगा, फिर उसके बाद अल्टीमेटली बेटे का जो बेटा होगा उसके पास वो वेस्टेड इंटरेस्ट उसका तभी आ जाएगा जब वो जैसे ही एग्जिस्टेंस में आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी कब मिलेगी, जब उसके फादर की डेथ होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इफ यू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज कोरिलेटेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि भाई इस सेक्शन में क्या है क्या रहा है। ये सेक्शन ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा है, पहले कुछ चीजें समझनी जरूरी है इस सेक्शन को समझने के पहले। टीपीए लिविंग पर्सन पे एप्लीकेबल है, अनबॉर्न चाइल्ड एक लिविंग पर्सन नहीं है, तो डायरेक्टली ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता। ये सारा काम हम करना क्यों है, क्यों झमेला इतना, क्योंकि डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो एक लिविंग पर्सन है ही नहीं, तो जब लिविंग पर्सन नहीं आप उसको डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, पहली चीज। इसीलिए ये प्रायर लाइफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया कि एक लिविंग पर्सन जिसमें लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है वो एक लिविंग पर्सन है,
इस जब तक जिंदा रहेगा, अगर वो नेचुरल डेथ हुई, हो सकता है एट द एज ऑफ 78 या उसकी एक्सीडेंट में डेथ होगी एट द एज ऑफ 40, तो उसके बाद ये ग्रैंडफादर किसी और को चाहे तो बना सकते, उस समय तक कोई बच्चा नहीं है तो वो किसी और में प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रायर लाइफ इंटरेस्ट किसी में भी क्रिएट, कितने भी लोगों में क्रिएट किया जा सकता है। सो द कॉन्सेप्ट इज कि क्योंकि अब जैसे आई वाज एक्सप्लेनिंग कि अनबोर्न चाइल्ड जो है वो एक लिविंग पर्सन नहीं है, तो उसके पहले किसी लिविंग पर्सन में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, लाइफ इंटरेस्ट, विच मीन्स कि वो इंसान अपनी पूरी जिंदगी तक उस प्रॉपर्टी को से सारे इंजॉयमेंट्स उसको उससे लेगा, जितने भी उसके बेनिफिट्स हैं वो सारे वो उसको उससे फायदे लेगा, उसको पूरा प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा। उसके बाद उसके लाइफ के बाद जो उसका बेटा है, जो अनबोर्न चाइल्ड है, उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी और उस बच्चे का इंटरेस्ट उसी मोमेंट क्रिएट हो जाता है जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है, मोमेंट चाइल्ड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। आई होप कि अभी ये चीज समझ में आ गई। एक बार सेक्शन पढ़ते हैं, शायद इट विल हेल्प a little more in understanding it in a better way. Where on a transfer of property, an interest therein is created for the benefit of a person not existence at the date of the transfer. जब ट्रांसफर किया जा रहा है उस वक्त वो नहीं जिंदा है, उस वक्त वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, उस वक्त वो अनबॉर्न है, ठीक है, अभी वो है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, वही तो कह रहे हैं ना, नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। एक्चुअल ट्रांसफर से नहीं मतलब, इसीलिए मैंने कहा कि भाई जब अभी नहीं है वो, बाद में 30 साल बाद तो वो आ ही जाएगा, लेकिन जब ट्रांसफर की डेट से नहीं मतलब है, जिस डेट पे ट्रांसफर किया जा रहा है उस डेट पे अगर कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है तो वहां क्या होता है, सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर, the interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extends to the whole of the remaining interest of the transferor in the property. It's a little bit complicated language, तो इसे डिटेल तरीके से अभी मुझे समझा, इधर फिर समझते हैं कि सबसे पहले तो हमने देखा था इंटरव्यूअर्स होगा, ठीक है, कि भाई सेक्शन 5 क्या कह रहा है, लिविंग पर्सन के बीच, तो ये एक सेक्शन देखें तो ये सेक्शन देखें तो ये सेक्शन 5 का एक्सेप्शन नहीं हो गया। सेक्शन 5 कह रहा है लिविंग पर्सन, सेक्शन 13 कह रहा है कि भाई ठीक है अनबॉर्न चाइल्ड, अनबॉर्न चाइल्ड अभी लिविंग कैसे है, अनबॉर्न चाइल्ड अभी लिविंग है ही नहीं, तो ये सेक्शन जो है एक तरीके से एक्सेप्शन की तरह काम करता है। सेक्शन प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ समवन who does not exist at the date of the transfer। ट्रांसफर के डेट पे, ट्रांसफर के समय ये एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। अब क्योंकि ये नहीं है उस वक्त, तो डायरेक्ट ट्रांसफर किया ही नहीं जा सकता। यू कैन नॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी डायरेक्टली टू एन अनबॉर्न पर्सन, नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये पूरा प्रोसेस इट मस्ट बी डन थ्रू अ स्पेसिफिक लीगल ब्रिज, ठीक है। अब इसी वजह से ये पूरा मैकेनिज्म है, इसी वजह से ये जो लाइफ इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, क्या कर रहा है, ब्रिज ही तो करने की कोशिश कर रहा है ये, बिकॉज यहां से यहां करने के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, ये इंसान अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, तो भाई ऐसा किया कि ब्रिज कर दिया, अच्छा जब तक ये आता नहीं एग्जिस्टेंस में तब तक आप रखो, जिस मोमेंट एग्जिस्टेंस में वेस्टेड इंटरेस्ट इसका हो जाएगा ये, लेकिन आप मरोगे तो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी इसके पास चली जाएगी, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता जो हमने अभी समझा। लाइफ ट्रांसफर, लाइफ इंटरेस्ट, अ प्रायर इंटरेस्ट मस्ट बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ लिविंग पर्सन ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर। जैसा हमने देखा प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, मतलब आपकी पूरी जिंदगी के लिए वो इंटरेस्ट आप में क्रिएट किया गया है। ग्रांटर ट्रांसफर पर्सन ए फॉर लाइफ, ग्रांटर कौन हो गया, ये ट्रांसफरर, ठीक है, ये कौन है, ये ट्रांसफरर है। अपॉन पर्सन ए इज डेड प्रॉपर्टी गोज टू पर्सन बी, यानी अनबॉर्न चाइल्ड, ये सिंपली हो गया, ठीक है, ये प्रैक्टिकली की प्रॉपर्टी क्या है, अनबॉर्न के पास तब जाएगी। वेस्टेड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये हम सेक्शन 19 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल 13 के लिए बस इतना ही कह रहा है कि कैसे किया जाएगा, पहले एक ब्रिज की तरह, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर तो हो नहीं सकता, तो तरीका ये है कि लाइफ इंटरेस्ट एक लिविंग पर्सन में क्रिएट करो और उस पर्सन के डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी अनबॉर्न चाइल्ड के पास चली जाएगी। यहाँ ट्रांसफर की बात की जा रही है, ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट सेक्शन 19 में डिटेल में समझेंगे। अब देखिए क्या है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए। अब दूसरी चीज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, मतलब ये जो अनबॉर्न चाइल्ड को किया जा रहा है ट्रांसफर, ये हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। द ऑल और नथिंग रूल, मतलब द ट्रांसफर टू द अनबॉर्न पर्सन मस्ट बी एंटायर रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर, एब्सोल्यूट ट्रांसफर,
जो हमने देखा एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीटली, भाई जब आप अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफर कर रहे हो तो वो हमेशा हमेशा एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा, कंप्लीटली जितने राइट, जितने इंटरेस्ट, जितने इंसिडेंट, जितने बेनिफिट्स, जो कुछ भी ट्रांसफरर के पास है वो कंप्लीटली ट्रांसफर होगा। जिस चीज को भी वो ट्रांसफर कर रहा है वो होल एंड सोल कंप्लीटली ट्रांसफर होगा। लिमिटेड स्टेट्स नहीं, लिमिटेड नहीं, कंप्लीटली एब्सोल्यूट। The unborn person must come into existence before the prior life interest expires। मतलब वही वही चीज देखा, इसके मरने के पहले उसको एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए, तभी तो प्रॉपर्टी उसके डेथ पे उसको ट्रांसफर होगी। फेलियर ऑफ ट्रांसफर कैसे हो रहा है? द अनबॉर्न पर्सन इज बोर्न आफ्टर द लाइफ होल्डर डाइज, द ट्रांसफर फेल्स। इसके मतलब फादर की डेथ के बाद अगर अनबॉर्न चाइल्ड आया तब यहाँ पे ट्रांसफर नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी है पहले, ये मान लीजिए 3 महीने बाद एग्जिस्टेंस में आता है तो उसके पहले प्रॉपर्टी वापस यहाँ जा चुकी होगी। पहले केस में तो था एफ डाइज इशूलेस, अगर पहले ही मर जाता है वो किसी बच्चे के जन्म के पहले, तो वहां प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफरर के पास आ जाएगी। And in case of failure, the property reverts to the transferor on their legal or their legal heirs। या तो ट्रांसफरर के पास खुद, या वो भी नहीं है, मान लीजिए ग्रैंडफादर थे वो तो और एल्डरली थे, वो खुद ही डेथ कर गए, तो उनका जो भी लीगल एयर होगा उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं देखिए, प्रायर इंटरेस्ट क्या है किसी भी लिविंग पर्सन में क्रिएट करना, इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब ये तो हमने कॉन्सेप्ट पूरा समझा। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सेक्शन 13 क्या है, अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर होने के लिए प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो एक ब्रिज होना चाहिए जो कि प्रायर इंटरेस्ट है एक लिविंग पर्सन में। ठीक है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एब्सोल्यूट, हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। अनबॉर्न पर्सन को लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। वेस्टिंग, ये कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन 19 में डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सन मस्ट बी बोर्न बिफोर द लाइफ इंटरेस्ट एंड्स, मतलब जिसके पास लाइफ इंटरेस्ट है उसके डेथ के पहले उसका जन्म हो जाना चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं उसके पास जन्म के साथ वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है। जन्म हुआ उसके पास वेस्टिंग लिखा है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब उसके पास इंटरेस्ट आ गया, उसमें अब इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके पास इंटरेस्ट आ गया, लेकिन इंटरेस्ट है, इसीलिए ट्रांसफर टर्म हम लाइफ इंटरेस्ट के साथ भी नहीं, वरना ट्रांसफर क्यों नहीं यूज किया हमने, लाइफ ट्रांसफर कर देते कि भाई पहले उसके बाद ट्रांसफर फिर उसके बाद ट्रांसफर, नहीं, ट्रांसफर नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, मतलब आप उसको एंजॉय करो पर आपको आप ट्रांसफर ही नहीं हो। ट्रांसफर ही कौन है? जो अनबॉर्न चाइल्ड है जो जन्म लेगा वो एक्चुअल ट्रांसफर है, इंटेंडेड ट्रांसफर ही वो है। इंटरेस्ट आपके पास पूरा है, इस बच्चे के जन्म के बाद भी इंटरेस्ट उसका हो गया, इंटरेस्ट उसमें आ गया, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी कब तक नहीं आएगी, जब तक वो इंसान जिंदा है जिसके पास लाइफ इंटरेस्ट है। जैसे ही उसकी डेथ होगी तब वो ट्रांसफर हो गया, प्रॉपर्टी उसके पास अब आ जाएगी। लीगल फिक्शन क्या है, द अनबॉर्न पर्सन इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अल्टीमेट बेनिफिशियरी यानी प्रॉपर्टी जिसे अल्टीमेटली जानी थी वो कौन था, वो जो अनबॉर्न चाइल्ड है वही। देखिए केस इंपॉर्टेंट, गिरजेश दत्त वर्सेस दत्तादीन, इस केस में कहा गया कि भाई द ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन वाज नॉट एब्सोल्यूट बट रादर अ लिमिटेड इंटरेस्ट। इस केस में ये बात कही गई। फैक्ट क्या था, डोनर मेड अ गिफ्ट टू हर नेफ्यूज डॉटर फॉर लाइफ एंड देन टू दैट डॉटर्स अनबॉर्न सन। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर इनवैलिड है और प्रिंसिपल कहा कि ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन इज ओनली वैलिड इफ इट कन्वेज द ट्रांसफरर्स एंटायर रिमेनिंग इंटरेस्ट। मतलब जब तक एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होगा अनबॉर्न के लिए वो वैलिड नहीं है। वैलिड तब होगा, अनबॉर्न पर्सन को जब ट्रांसफर किया जा रहा है वो तभी वैलिड होगा जब एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा, लिमिटेड ट्रांसफर नहीं। नाउ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। अब ये सेक्शन जो है ये भी थोड़ा बहुत रिलेट कर जाता है उसी, बिकॉज ये सारे कंटिन्यूड है, ये जब हम सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं उसी के प्रिंसिपल से अगेन रिलेट कर जाता है, थोड़ा रूल अगेंस्ट परपेचुइटी ये सब। But it's a long principle, so we'll be starting it in the next lecture. इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे शुरू करेंगे। एंड मीनवाइल आज हमने क्या देखा, 10, 11, 12, क्या ये तीनों लगभग एक जैसे सेक्शन है। क्या कह रहा है, 10 कह रहा है ऐसे कंडीशन जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगाते हैं वॉइड हो जाएंगे, पार्शियल रिस्ट्रेंट वैलिड होगा।
इन बोथ केसेस ट्रांसफर जो है वो तो वैलिड ही रहेगा। 11 क्या कह रहा है, डायरेक्शंस दिए गए हैं जो ट्रांसफर के साथ, तो वो डायरेक्शन सिर्फ तब वैलिड है जब ट्रांसफरर की एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी जो है उसके इंजॉयमेंट के लिए है। अगर अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, जो डायरेक्शन है वो रिपग्नेंट है इंटरेस्ट से, इनकंसिस्टेंट है, तो वो डायरेक्शन ही वॉइड हो जाएगा। 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है भाई कि अगर ऐसा कंडीशन लगाया गया है कि जो ट्रांसफर के साथ ये कंडीशन लगाई गई कि जो इंटरेस्ट है वो डिटरमिनेबल इंटरेस्ट है, मतलब ये कि भाई ये तब तक ही आपके पास रहेगा कि जब तक आप सॉल्वेंट हो, या आप जब तक किसी को ट्रांसफर नहीं करते, जब जिस मोमेंट यू अटेम्प्ट टू एलियनेट द प्रॉपर्टी या डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी या इंसॉल्वेंट हो जाते हो, योर इंटरेस्ट टर्मिनेट्स, ऐसा कंडीशन भी वॉइड है। And the last 13 that we discussed is transfer to an unborn child. Transfer एक unborn child को कैसे किया जाएगा? So the principle here is कि क्योंकि unborn child एक लिविंग पर्सन नहीं है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए एक ब्रिज की तरह काम करता है एक लिविंग पर्सन, जो कि जिसमें इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसे कहते हैं, जो ट्रांसफर है वो उसे इंटरेस्ट देता है, जिसे कहते हैं क्या, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब जैसे ही अनबॉर्न चाइल्ड का जन्म होता है उसके पास इंटरेस्ट चला जाता है, वो उसे वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, और इस लिविंग पर्सन जिसके पास लाइफ इंटरेस्ट था उसकी डेथ के बाद अनबॉर्न पर्सन के पास सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। सो अप टिल हियर वी हैव कवर्ड टुडे। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हुई हो एंड समझ में आया हो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड टेक केयर।